हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपके अपने से यूट्यूब चैनल ओल्ड मैथ्स इज़ियर पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 15 पार्ट जो है वो कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 11 तक अपना अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 16 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 12 से उदाहरण नंबर 12 से वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं और आप लगातार पार्ट वाइज जरूर से देखें ताकि आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं उन तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर जो 12 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n में एक ही है तथा आच्छादक दोनों ही है। और फलन क्या कैसा है? f(x) बराबर x+1 है यदि x विषम है, मतलब यदि x विषम लेते हैं तो f(x) बराबर x+1 फलन काम में लेना है और यदि x सम लो तो f(x) बराबर x-1 जो फलन है वो काम में लेना है। तो चलिए पहले अपने इनके एक एक की जांच करते हैं, फिर इनके आच्छादक की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो फलन है, तो x सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, x अपने पास ही सबसे पहले अपन एक एक के लिए जांच करते हैं। तो देखिए एक एक के लिए अपन जांच करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एक की। तो देखिए यदि एक के लिए अपन जांच करें तो यहाँ पर देखिए एक में अपन x1 और x2 ये दो समुच्चय x में से अपन लेते हैं। समुच्चय x जो पहला समुच्चय होते हैं उसमें से अपन लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, या तो ये यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है, x1 और x2 या तो दोनों सम हो सकते हैं, या इनमें से एक सम और एक विषम हो सकता है, या दोनों विषम हो सकते हैं। ऐसा तीन कंडीशन हो सकती है। तो इस एक के लिए सबसे पहले अपन स्थिति फर्स्ट में चलेंगे और फर्स्ट स्थिति में लिखेंगे जब यदि x1 विषम तथा x2 सम है। मैंने क्या लिया? यदि x1 विषम हो और x1 विषम हो तथा x2 क्या हो? सम हो, तब अपने क्या लेंगे? माना कि अब मान लेते हैं अपन कि माना कि f(x1) मतलब x1 पे फलन का मान और x2 पे फलन का मान मान लो बराबर है। अब f(x1) कितना होगा? देखिए, जब ध्यान दीजिए, जब यदि अपने पास x1 विषम है तो x1 विषम है तो अपन फलन ये काम में आएगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं x1+1। कैसे? x1 विषम है तो x विषम हो तो फलन ये काम में आएगा f(x) बराबर x+1। तो यहां पर मैंने लिख दिया x1+1 और f(x2) के लिए x2 कैसा है? सम है। सम है तो ये फलन काम में लेंगे x2-1। तो इसको हल करेंगे तो x1 यही है, x2 इधर ले आओ, माइनस का हो गया और माइनस का 1 और माइनस का 1 ये उधर चला गया आपके सामने। तो ध्यान दीजिए x1 माइनस x2 बराबर माइनस का 2। अब ध्यान दीजिए, मैंने x1 विषम लिया है और x2 सम लिया है। तो देखिए इन दोनों के विषम और सम लेने पर विषम और सम का अंतर, तो देखिए ये तो विषम है और ये सम है, इन दोनों का अंतर कभी भी -2 नहीं आ सकता। आ सकता है कि एक सम संख्या लो एक विषम, सम और विषम का अंतर सदैव 1 होता है, लेकिन यहाँ पर -2 आ रहा है जो कि संभव नहीं है। क्या लिख देंगे? जो कि असंभव है, मतलब ये संभव नहीं हो सकता, जो कि असंभव है। इसका मतलब ये हो गया कि x1 विषम और x2 सम ऐसे नहीं हो सकते, या तो दोनों सम ही होंगे या दोनों विषम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक विषम और एक सम। कैसे? देखिए आपके सामने मैंने x1 विषम लिया है और x2 सम लिया है।
x1 विषम और x2 सम लेने से x1 और x2 इन दोनों का अंतर -2 आया। और आप जानते हैं, आप खुद पता लगाए, इस बात को ध्यान से देख लो कि कोई भी दो, एक तो सम संख्या है और एक विषम है, सम और विषम का अंतर कभी भी 2 नहीं आएगा। सम और विषम का अंतर कभी भी 2 नहीं आएगा, इसलिए x1 विषम और x2 सम नहीं हो सकता। या तो ये दोनों सम ही होंगे या दोनों विषम होंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, या तो दोनों सम होंगे या फिर दोनों विषम ही होंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, या इसलिए x1 तथा x2, x1 तथा x2, x1 तथा x2, या तो x1 तथा x2 दोनों, या तो दोनों ही, या तो विषम होंगे, दोनों ही या तो x1 तथा x2 दोनों ही या तो विषम होंगे या सम ही होंगे। दोनों ही या तो विषम होंगे या सम ही होंगे। तो देख लीजिए, कहने का मतलब x1 और x2 दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, सम और विषम दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, या तो दोनों सम होंगे या फिर दोनों विषम होंगे। ठीक है, तो अब अगला वाला जो कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता था, देखिए x1 को मैं सम लेता और x2 को विषम लेता, ऐसा भी मैं ले सकता था, तब भी यही कंडीशन आती। ठीक है, ऐसा भी लेके आप दे सकते हो। यदि x1 आप सम लेते हो और x2 आप विषम लेते हो तो यहाँ पर 2 आएगा, इनका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। वो भी लेके कर सकते हो आप। लेकिन x1 सम, x1 मैंने विषम लिया है, x2 सम लिया है, और चाहे आप x1 विषम और x1 सम और x2 विषम भी आप ले सकते हो, वो भी वही कंडीशन, सेम बात है दोनों। तो चलिए स्थिति नंबर सेकंड में अपन चलते हैं। क्या लिखेंगे, पहले मैंने क्या लिखा है, x1 तथा x2 दोनों ही या तो विषम है, तो दोनों विषम ले लेते हैं अपन। यदि x1 तथा x1 x2 दोनों विषम है, दोनों विषम हो, तो मैंने लिखा है यदि x1 तथा x2 दोनों क्या हो, यदि x1 तथा x2 दोनों विषम हो, x1 तथा x2 दोनों कैसे हो, x1 x2 दोनों विषम हो। अब देखिए दोनों विषम हो तो फिर से वो वैसा ही करना है अपने को जैसा हर बार करते थे। माना कि x1 पर फलन का मान fx1, x2 पे फलन का मान fx2, दोनों आपस में कैसा है, बराबर है। अब मान रख देते हैं, बताइए x1 विषम है तो x1 पे फलन का मान क्या होगा, x+1 होगा, x1+1 होगा, और x2 पे फलन का मान x2+1 होगा। ये तो काम में आएगा, विषम वाला काम आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके सामने देखिए x1 बराबर x2 आ गया, ये 1 उधर जाएगा तो कट जाएगा, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। और आप जानते हैं जब यदि अपन fx1 बराबर fx2 लेकर चले और x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तो वो एक एक की शर्त पूरी हो जाती है। तो इसलिए लिख देते हैं, इसलिए f एक है। कब, जब यदि दोनों विषम हो तब f एक ही होगा। ठीक है, चलिए आगे कंडीशन नंबर 3 लेते हैं। जब दोनों कैसे हो, जब दोनों सम हो, मैंने दोनों विषम का ले लिया, दोनों सम हो। इसके बाद में आप यहां देखिए स्थिति नंबर 3। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब दोनों कैसे हो, दोनों सम हो। यदि x1 x2 दोनों, यदि x1 x2 दोनों ही सम है, दोनों ही सम हो, x1 तथा x2 दोनों ही सम हो, तो दोनों सम के लिए क्या लिखेंगे, माना कि fx1 बराबर fx2 बराबर है
तो यहां से x1 सम है, तो सम के लिए फलन का मान क्या होगा, x1 माइनस 1, और यहाँ पर होगा x2 माइनस 1। ऐसे फलन के मान होंगे। यहाँ पर दोनों सम विषम वाले फलन लिए थे और यहाँ पर सम वाले फलन लिए, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो आपके सामने x1 बराबर x2 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए f एक है। तो देखिए सारी कंडीशन में, सभी कंडीशनों में f जो है वो एक आ गया। फलन जो f है, यहाँ f लिखा हुआ है, f एक आ गया। चलिए आगे आप देखते हैं अपन, आगे ध्यान दीजिए, एक हो गया, इसका मतलब f जो है, फलन f है वो एक तो है। चलिए अब एक के बाद में आच्छादक की जांच करते हैं, आच्छादक के लिए जांच करते हैं। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए अपने देखिए, मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। तो देखिए डायग्राम इसके बना देते हैं। डायग्राम बनेंगे कि फलन जो है वो n से n में है, किससे किस में है, n से n में है, n से n में फलन है f, और 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे। अब देखिए इसमें भी दो कंडीशन चलेंगी, ध्यान दीजिए। स्थिति नंबर ए फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, जब या यदि x सम हो, यदि x क्या हो, सम हो। जब x जो है, x अपना क्या ले ले, अपने सम है। जब x सम है, तो सम है होने पर ही देखिए f(x) बराबर है, अपने जो आच्छादक के लिए करते हैं, तो आच्छादक के लिए कैसे करते हैं, f(x) बराबर y, f(x) बराबर y लिख देते हैं अपन। इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूं मैं, आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर दोनों ऐसे सेम ले लेते हैं, इस तरीके से आप आच्छादक के नीचे उधर से कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर देखिए स्थिति नंबर फर्स्ट के लिए करते हैं, देखिए। तो देखिए स्थिति नंबर फर्स्ट इस तरफ कर लेते हैं, सेकंड उस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, और यहाँ पे स्थिति सेकंड। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जब x सम हो, और इसमें क्या लिखेंगे, जब x विषम हो। जब x सम है और जब x विषम है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए f(x) बराबर है y, और इधर भी f(x) बराबर है y। अब ध्यान दीजिए f(x), अब x सम है, तो सम पर फलन का मान लिखिए। यहाँ पर f(x) बराबर है, सम पर फलन का मान x - 1 है। f(x) बराबर है y में x सम है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, x जो है वो सम है, और x सम है, तो सम पर फलन का मान लिखिए। सम पे फलन का मान क्या होगा, x - 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x - 1 बराबर y, और विषम पे फलन का मान x + 1 बराबर y। तो यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ, तो x बराबर आएगा y + 1। क्या आएगा x का मान, y + 1 आएगा, ठीक है। इस तरफ निकाले, इस तरफ x का मान निकाले, तो क्या आएगा y - 1, x का मान क्या आएगा इस तरफ, y - 1। तो आप ध्यान दीजिए, अब अपने पास x, यहाँ पे y के मान रखो, प्रत्येक y के मान के लिए, प्रत्येक y के मान के लिए एक x का अस्तित्व होना चाहिए, अर्थात पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए प्रांत में। तो देखिए y का मान यहाँ पर 1 रखे, देखिए इसके अंदर y का मान 1 रखे, y का मान यहाँ से 1 रखे, इसमें से रखेंगे y का मान, ये y होता है, इसमें से रखेंगे y का मान, चलिए 1 रखे, y का मान 1 रखते ही x का मान आएगा 2, जो कि समय सही बात है। तो मतलब 1 का संबंध किससे है भाई, 1 का संबंध है 1 का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो 2 है। 1 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 2 है। 1 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, तो इसको ऐसे दर्शाना है आगे की तरफ ही, 1 का पूर्व प्रतिबिंब, ये तो 1 है, इसका पूर्व प्रतिबिंब 2 है। तो यहाँ पर जैसे 1 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, ठीक है। 1 का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो गया। चलिए अब 2 रखते हैं, तो 2 इसमें रखेंगे तो x का मान 3 आएगा, तो x का मान 3 इसमें सम नहीं होना चाहिए, तो 2 इसमें रख देते हैं। 2 इसमें रखेंगे तो x का मान आएगा 1, जो कि विषमी है, तो 2 इसमें रखेंगे अपन,
तो अक्स का मान आएगा 1, मतलब 2 का पूरा प्रतिबिंब 1 है, तो 2 का पूरा प्रतिबिंब 1 है, तो 1 जो है वो 1 का प्रतिबिंब 2 होगा। चलिए इसी तरीके से इसमें 3 रखें, इसमें 3 रखेंगे तो अक्स का मान 4 आएगा, 3 का पूरा प्रतिबिंब 4 है, 3 का पूरा प्रतिबिंब जो है वो 4 है, और इसमें 4 रखेंगे तो 3 आएगा, तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो 3 है। ऐसे चलता रहेगा। मतलब इसका प्रत्येक अवयव, मतलब y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ठीक है, मतलब जैसे इसमें रखा जाएगा, जैसे मान लो 1 इसमें रखा गया तो 2 उसमें रखा गया, 3 इसमें रखा गया, 4 इसमें रखा गया, तो अपन क्या लिख देंगे इन दोनों से, तो यहां इसलिए यहां लिख देते हैं, यहां y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f फलन f आच्छादक भी है। फलन f क्या है? आच्छादक भी है। अतः वाली लाइन लिख देता हूं, अतः f फलन f है, अतः f आच्छादक तथा एकेकी आच्छादक तथा एकेकी दोनों ही है। ये लो आपके सामने, अपने को सिद्ध करना है, प्रश्न में देख लीजिए, सिद्ध करना था तो ये HP हो गया। अतः फलन f आच्छादक तथा एकेकी दोनों ही है। ये आपके सामने उदाहरण नंबर जो 12 हो गया, तो इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करना है? देखिए एकेकी के लिए तो स्थिति कितनी स्थिति चली, कितनी कंडीशन चली, 3 कंडीशन चली है, और आपके आच्छादक के लिए 2 कंडीशन चली है। आप आच्छादक में ध्यान दीजिए, ये भी नहीं लिखेंगे और ये डायग्राम भी नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इतनी लाइनों, ये लाइन भी इतनी लाइन भी लिख सकते हो आप, इससे भी सही हो जाएगा। तो चलिए इसको आप ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे वाले उदाहरण नंबर 13 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स 13 वाला जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1 2 3 से 1 2 3 में सदैव एकेकी फलन होता है। तो ध्यान दीजिए, अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है? आच्छादक फलन f 1 2 3 से 1 2 3 में क्या होता है? सदैव एकेकी फलन होता है। तो ध्यान दीजिए, अपने आच्छादक फलन ये है और आच्छादक को अपने को एकेकी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f जो है वो 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एकेकी फलन होता है। आच्छादक फलन दे रखा है और आच्छादक फलन को अपने को एकेकी साबित करना है अपने को। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपने उसको उल्टा मानते हैं, एकेकी साबित करना है, इसको एकेकी सिद्ध करना है। तो अपने इसको एकेकी नहीं मानते हैं, मतलब बहुएकी इसको मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं इसको। देखिए कैसे लिखेंगे, माना कि f एकेकी फलन नहीं है। मान लो कि f जो है, जो फलन f है वो एकेकी फलन नहीं है। मान लिया कि f जो फलन है वो एकेकी नहीं है। अब एकेकी नहीं है तो ध्यान दीजिए, एकेकी जब ये फलन नहीं है तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, इस बात का ध्यान दो आप। और ये f जो फलन है वो 1 2 3 से 1 2 3 में, और डायग्राम कैसे बनाऊंगा? यदि एकेकी नहीं है तो 1 का प्रतिबिंब तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का प्रतिबिंब 2 होगा और 3 का प्रतिबिंब भी 2 ही होगा। ऐसा ही होगा भाई, ये एकेकी नहीं है तो ये बहुएकी होगा, और बहुएकी होगा तो 2 और 3 इन दोनों अवयव के प्रतिबिंब समान होंगे, तभी तो बहुएकी होगा। अपन मान लिया, इसको मान लो उल्टा माना है
कि जैसे अपने छोटी क्लास में, अपन 10th क्लास में, 11th क्लास में परिमेय सिद्ध करते थे, तो अपन अपरिमेय सिद्ध करते तो अपन परिमेय मान लेते थे, मतलब उल्टा मान कर सिद्ध करना। तो अपने इसको एक एक ही माना कि f एक एक ही फलन नहीं है, तो एक एक ही नहीं है तो ये बहुएकी है, तो 2 का संबंध 2 से भी होगा और 3 का संबंध भी 2 से होगा। 2 का और 3 का, इन दोनों का प्रतिबिंब जो समान होगा। अब समान होगा तो अपन लिख देते हैं, इसलिए यहाँ अब देखिए इसमें जो परिसर और सहप्रांत है वो क्या क्या होंगे बताइए, इसका परिसर और सहप्रांत क्या क्या होंगे। इसलिए यहाँ परिसर बराबर है, इसलिए यहाँ परिसर बराबर है, परिसर तो क्या होगा बताइए, परिसर जो होगा वो क्या होगा बताइए, परिसर होगा सिर्फ 1 2। परिसर वही होता है जो y के मतलब समुच्चय सेकंड जो है, समुच्चय जो दूसरा है, जो y के मान परिसर में वो आएंगे जो पहले वाले अवयव से संबंधित है। 1 2 ही संबंधित है, 3 संबंधित नहीं है, परिसर में 1 2 आएगा। तथा सहप्रांत, सहप्रांत में कौन कौन आएंगे बताओ, सहप्रांत में आ जाएंगे 1 2 3। तो ध्यान दीजिए यदि ये एक एक ही नहीं है तो परिसर तो 1 2 होगा और सहप्रांत 1 2 3 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यहां परिसर और सहप्रांत वो बराबर नहीं है, यहां परिसर नॉट इक्वल सहप्रांत, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि दोनों बराबर नहीं है भाई। अब बराबर नहीं है तो बताइए जब परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है, समझ रहे हो। जब परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसके कुछ अवयव के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं होगा फिर तो, और नहीं होगा तो ये आच्छादक नहीं है, समझ रहे हो क्या। ध्यान दो, मैंने क्या माना है, सबसे पहले मैं मान लिया एक एक ही मान लो नहीं है, एक एक ही नहीं है तो x के 2 मानों का संबंध जो 1 से होगा, फिर तो 2 का प्रतिबिंब भी 2 होगा, 3 का प्रतिबिंब भी 2 होगा। तब परिसर और सहप्रांत अलग अलग आए, और परिसर और सहप्रांत यहाँ पर अलग अलग आ गए, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा, इसलिए f है आच्छादक नहीं होगा। इसलिए f जो है फलन f है, इसलिए f है क्या नहीं होगा फिर तो, इसलिए f है आच्छादक नहीं, इसलिए f आच्छादक नहीं होगा। फिर तो जो f है, जो फलन f है ये आच्छादक नहीं होगा, ये मतलब आच्छादक नहीं है, यह इस फलन के, यह जो बात है ना ये आच्छादक नहीं है, यह बात, यह इस फलन के आच्छादक फलन है, यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का विरोधाभास है। यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का, यह जो बात है ना देखिए, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है तो यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का, यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का विरोधाभास है, मतलब इसलिए f आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है ना, तो इसलिए फलन ये जो आच्छादक नहीं है, इसलिए यह f फलन आच्छादक नहीं है, यहाँ पर आच्छादक नहीं है, यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का विरोधाभास है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार f एक आच्छादक फलन है। प्रश्न में अपने को दे रखा था कि f एक आच्छादक फलन है, प्रश्न में, क्योंकि f प्रश्नानुसार फलन आच्छादक है, प्रश्नानुसार फलन आच्छादक है,
या प्रश्नानुसार f एक आच्छादक फलन है। ठीक है, अब देखिए, अतः इसका मतलब ये हुआ कि f जो है, अतः अब ये आच्छादक है तो फिर वो एक की भी है, अतः f एक की फलन है। ये इस तरीके से अपन इसको साबित किए है, उल्टा मान के साबित किए है। अतः फलन f एक की, अतः f एक की फलन होगा। तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर मैंने 13 वाला किया है, इसको मैं फिर आपको रिपीट कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने अपने को एक की साबित करना है। इसको एक की साबित करने के लिए मैंने इसको उल्टा माना कि f एक की फलन नहीं है। तो f एक की नहीं है तो ये बहुएकी है, बहुएकी होगा तो 2 और 3 का रिलेशन संबंध 2 से ही होगा, इसलिए परिसर 1 2 आया, सहप्रांत 1 2 3 आया। परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो f आच्छादक नहीं है। ये f आच्छादक नहीं है, यह है मतलब ये जो लाइन है ना, f आच्छादक नहीं है, यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का विरोधाभास है। यह इस फलन के आच्छादक फलन होने का विरोधाभास है, क्योंकि प्रश्नानुसार f एक आच्छादक फलन है। क्योंकि प्रश्नानुसार f आच्छादक फलन है, एक हटा देना, यहाँ से f लिख देना, क्योंकि प्रश्नानुसार f आच्छादक फलन है, अतः f एक की फलन होगा। मतलब ये इसका मतलब ये आच्छादक फलन है तो फिर f एक की फलन भी होगा। तो ये उदाहरण नंबर 13 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं उदाहरण नंबर 14 अपन करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 आपके सामने पहले समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक की फलन 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। उस उदाहरण नंबर 13 का उल्टा आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, एक की दे रखा है और आच्छादक अपने को सिद्ध करना है। एक की प्रश्न में दे रखा है और आच्छादक अपने को सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, इसका जो फलन f है वो फलन f है ये 1 2 3 से, देखिए 1 2 3 से 1 2 3 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है और 3 का प्रतिबिंब 3 है। इस तरीके से f ये फलन दे रखा है, 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 3 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार फलन f अपने को क्या दे रखा है, 1 की दे रखा है। देखिए, तो यहां से अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 की दे रखा है, आच्छादक सिद्ध करना है। तो प्रश्नानुसार फलन f 1 की, प्रश्नानुसार फलन f 1 की है। प्रश्नानुसार फलन f जो है वो 1 की है, 1 की है, 1 की है। इसलिए ध्यान से देखिए, 1 की है तो क्या होगा, इसलिए इसके सभी अवयव, इसलिए इसके प्रत्येक अवयव अर्थात इसके कोई भी 2 भिन्न भिन्न अवयव का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे। मतलब इसके सभी अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखेंगे, फिर तो अलग अलग से संबंधित रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक का मतलब तो ये होता है ना। इसलिए तो अपन क्या लिख देंगे, इसलिए प्रांत 1 2 3, इसलिए प्रांत 1 2 3, इसलिए प्रांत 1 2 3 के सभी अवयव, मतलब प्रांत में जो 1 2 3 है, इसलिए प्रांत 1 2 3 के तीनों अवयव, इसलिए प्रांत 1 2 3 के तीनों अवयव, मतलब प्रांत 1 2 3 के, इसलिए प्रांत 1 2 3 के तीनों अवयव सहप्रांत 1 2 3 सहप्रांत 1 2 3 में अलग अलग, सहप्रांत 1 2 3 में अलग अलग अवयवों से, प्रांत 1 2 3 के अलग अलग अवयवों से
कर्मशः संबंधित है, कर्मशः संबंधित है। तो ध्यान से समझ लीजिए इसको। इसलिए प्रांत 1 2 3 के तीनों अवयव, मतलब ये तीनों सह प्रांत 1 2 3 में, सह प्रांत 1 2 3 में अलग अलग अवयव से क्रमशः संबंधित है, अलग अलग अवयव से क्रमशः संबंधित है। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ जो परिसर और सह प्रांत है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर इसके 3 अवयव इनके तीनों से अलग अलग से संबंधित है। इसका मतलब परिसर, इसके जो अवयव है वो सारे के सारे संबंधित है, इसमें कोई भी छूट नहीं रहा है। इसका मतलब सह प्रांत और परिसर समान होगा। इसलिए यहाँ परिसर जो है, परिसर बराबर सह प्रांत होगा। फिर तो प्रांत और परिसर यदि इनके 3 अलग अलग अवयव, इनके तीनों के अलग अलग अवयव से संबंधित है, फिर तो परिसर और सह प्रांत आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाए तो वो फलन कौन सा माना जाता है, आच्छादक फलन माना जाता है। कौन सा आच्छादक फलन माना जाता है, अतः एफ ही। तो क्या लिख देंगे अपन, अतः एफ ही आच्छादक, अतः एफ आच्छादक फलन, अतः एफ आच्छादक फलन है। तो ये मैंने आपके सामने उदाहरण नंबर 14 किया है। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा, देखिए एक एक ही फलन है और एक एक के तो सारे अलग अलग 3 अवयव, इसके 3 अवयव इसके तीनों के अलग अलग अवयव से संबंधित होगा, और संबंधित होगा तो परिसर और सहप्रांत बराबर आ गए। और जब परिसर और सहप्रांत बराबर हो तो आच्छादक फलन नहीं होता, परिसर और सहप्रांत तो आच्छादक फलन में ही तो बराबर होते हैं, इसलिए एफ आच्छादक फलन हो गया। तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर 14 हो गया। तो स्टूडेंट से आपके सामने प्रश्नावली 1.2 के 7 से लेकर 14 तक के सभी एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से वीडियो बने हुए है पहले से, आप लगातार पार्ट देख लीजिए, अगला वाला पार्ट आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट, थैंक्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद।